नमस्कार, ये है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार का दमदार प्रदर्शन जारी, सेंसेक्स से जड़ी ट्रिपल सेंचुरी, 3 दिनों में 1600 पॉइंट का उछाल। आधार को कानूनी आधार देने के लिए लोकसभा में पेश हुआ बिल, कल होगी पास कराने की कोशिश। विजय माल्या पर मुसीबत का डबल अटैक, विलफुल डिफॉल्टर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जी की खारिज, एसबीआई ने की जेल भेजने की मांग। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर किया करारा हमला, कहा सिर्फ विरोध के लिए नहीं होना चाहिए विरोध। 20 दिन बाद जेल से आजाद हुआ जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया, जेएनयू कैंपस से लेकर कन्हैया के गांव में जोरदार जश्न। होंडा ने पेश किया अमेज का नया अवतार, तो शाओमी ने भी उतारे बजट स्मार्टफोन। बुरे वक्त ने विजय माल्या पर डबल अटैक किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विजय माल्या को झटका देते हुए उन पर डिफॉल्टर का टैग हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माल्या की सुनवाई से ही इनकार कर दिया। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या की गिरफ्तारी की मांग की है। बैंक ने उनको पासपोर्ट को भी जब्त करने की बंगलुरु के डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में गुहार लगाई है। विजय माल्या पर एसबीआई का 1600 करोड़ रुपए का कर्ज है। हालांकि माल्या ने अपने आप को दिवालिया करार कर दिया है और लोन चुकाने में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, एसबीआई काफी देर से जागा, क्यों मांग कर रहा है गिरफ्तारी की? देखिए, विलफुल डिफॉल्टर तो ये घोषित कर ही चुके हैं, लेकिन अभी जो हमने देखा यूनाइटेड स्पिरिट से जिस तरह से एक विदाई पैकेज आप कह सकते हैं, सेवरेंस पैकेज मिला है विजय माल्या को, उसका असर देखने को मिल रहा है। और इस वजह से ये डिमांड रेज की गई है बेंगलुरु डीआरटी में कि विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त किया जाए और उनके सभी एसेट्स का खुलासा हो। जो भी एसेट्स विजय माल्या के खुद के थे उनको बैंकों ने पहले ही अपने कब्जे में ले रखा है और बेचने की लगातार प्रक्रिया चल भी रही है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो काफी बड़ा कर्ज बाकी है। ओवरऑल करीबन 7,800 करोड़ रुपए का कर्ज पूरे बैंकिंग सेक्टर का किंगफिशर पे था और एसबीआई का खुद का ही करीब 1600 करोड़ रुपए का कर्ज था। तो बड़ा हिस्सा वसूल किया जाना बाकी है और उम्मीद यह है कि अगर इस सेवरेंस पैकेज में से पैसे मिल जाएं तो इसकी भरपाई काफी हद तक हो जाएगी। जी, शुक्रिया प्रदीप। इधर पूरे मामले में विजय माल्या ने भी जवाब दिया है। माल्या ने कहा है कि एसबीआई की अर्जी पर हमने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डिफॉल्टर की गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्त करने की अर्जी की जगह नहीं है। दूसरी तरफ सीबीआई डायरेक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने बैंकों को लताड़ लगाई और कहा कि जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करने वाले मामलों में बैंकों को कड़े कदम उठाने चाहिए और खुद केस दर्ज कराना चाहिए। CBI recently registered a case of cheating and fraud against Kingfisher and its erstwhile management involving allegations of defrauding banks to the tune of rupees nearly 7,000 crores. The case was registered in July 2015. But the loans and advances were taken during 2004 to 2012. Despite our repeated requests, the banks did not file the complaints with the CBI. We had to register the case on our own initiative. सीबी के पूर्व ईडी जेएन गुप्ता का कहना है कि लोगों का पैसा खाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मिस्टर विजय माल्या एक माननीय राज्यसभा के मेंबर हैं, तो यहां पे भी हर एक को एक एक्शन लेने के में डर लगता है कि वो राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर कहीं किसी भी तरह की गलती हुई तो हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। जो भी आदमी किसी भी तरीके से पब्लिक फंड का मिसयूज करता है या उसका मिसअप्रोप्रिएशन करता है, उसके अगेंस्ट सारी एजेंसीज को एकजुट होकर एक्शन लेने की जरूरत है। चलिए, ये थी विजय माल्या साहब की कहानी। अब यहां पर मुसीबत का डबल अटैक हुआ है, लेकिन अब हम रुक करेंगे बाजार का। बाजार ने आज तेजी की हैट्रिक लगाई है। सेंसेक्स ट्रिपल सेंचुरी जड़ते हुए 24,584 पर बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी ने सेंचुरी लगाई और 7,475 पर बंद हुआ। बजट के बाद बाजार पूरे जोश में है। 3 सेशंस में सेंसेक्स 1600 पॉइंट चढ़ चुका है। निफ्टी ने भी आज
500 पॉइंट की अब तक तेजी आ चुकी है। बाजार में आज FIIs ने 911 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। ग्लोबल बाजार में स्थिरता, क्रूड की गिरावट थमने और बैंक शेयरों में खरीदारी की वजह से भी बाजार तेज चल रहा है। हमारे सहयोगी हेमंत हमारे साथ हैं जो आज दिन भर का लेखा जोखा हमें बताएंगे। तो हेमंत, आज किन शेयर्स या सेक्टर्स में हमने सबसे ज्यादा एक्शन देखा? ब्रॉड बेस्ड तेजी थी, हर सेक्टर का देखिए शेयर आज कंट्रीब्यूट कर रहा था बाजार में, चाहे वो मेटल्स हो या फिर कमोडिटी से रिलेटेड शेयर हो। वेदांता देखिए 7.5% ऊपर एक ही दिन में, हिंडाल्को में 6% तक की तेजी देखने को मिली, जिंदल स्टील एंड पावर 10% से ज्यादा का उछाल दिखा रहा था। ये वो कुछ स्टॉक्स थे जहां पर कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स भी देखने को मिलते। L&T भेल जैसे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे कैपिटल गुड्स के। इवन फार्मा शेयर भी देखिए, डॉक्टर रेड्डीज 5.25% की मजबूती दिखा रहे थे। कुछ FI बाइंग हो रही है मार्केट में, साफ तौर पर इसके संकेत मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स के लिए आज का दिन बेहतरीन, यूएस में जिस तरह से जगुआर और लैंड रोवर की बिक्री के आंकड़े आए वो तो अच्छे आए ही, साथ ही में इन्होंने जिस तरह से बजट के बाद अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई उसका फायदा मिला है, 6% ऊपर है। वैसे आज टाटा ग्रुप काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। जमशेदजी टाटा का एक बर्थ एनिवर्सरी भी थी और आप देखिए सारे के सारे टाटा ग्रुप के शेयर, चाहे वो टाटा स्टील हो, टाटा स्पॉन्ज हो, टाटा मेटेलिक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां 10% से ऊपर के मूव्स आज के सत्र में देखने को मिले। कैपिटल गुड्स शेयर, L&T जैसे स्टॉक्स में भी देखिए 6% की तेजी देखने को मिली। काफी ओवरसोल्ड हो गए थे शेयर और यहां पर अब आप देखिए एक उछाल देखने को मिल रहा है। कई ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो मुश्किल में थी, उसको सरकार रिवाइव करेगी इस होप्स में यहां पर HMT, ITI, फैक्ट में तो अपर सर्किट भी दिन के दौरान लगते हुए नजर आए। और ऑफशोर कंपनियों में आज तेजी देखने को मिली, विंड रिलेटेड शेयरों में तेजी देखने को मिली। जब गैस की कीमतें ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ाने की खबरें PTI के हवाले से आई, आप देखिए सुजलॉन में 8-9% की रैली बनी। आइनॉक्स विंड तो अपर सर्किट पर जाकर लॉक हुआ। साथ ही लिकर शेयर मजबूत थे। काफी सारे लॉजिस्टिक स्टॉक्स में तेजी थी। तो कई सेक्टर्स थे जो आज बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे थे। धन्यवाद इस जानकारी के लिए हेमंत। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग खूब चल रही है। कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया, तो आज जवाब सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाए जाने पर PM मोदी ने कहा कि कुछ लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि नहीं बढ़ती है। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार का, मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। भाषण के लिए मैं आंकड़े ढूंढ रहा था, सिंधिया जी से मैंने पूछा कहीं आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने रोजगार मिले एक साल में? किसी को नहीं मालूम। मैं जाता हूं, भाषण करता हूं, पूछता हूं लोगों से रोजगार मिला, मोदी जी ने रोजगार दिया, सबके सब ऐसे जवाब देते हैं नहीं, किसी ने नहीं दिया। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीबी की जड़ कांग्रेस ने इतनी जमा दी कि मोदी उखड़ जाएगा लेकिन गरीबी नहीं हट पाएगी। तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। एम्प्लॉय फ्रेंडली फंड पर टैक्स लगाने के विरोध में राहुल गांधी भी सामने आए। उन्होंने इस फैसले को नौकरी पेशा लोगों के खिलाफ बता दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को यह फैसला अब वापस लेना चाहिए। हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं और EPF उनका सेफ्टी नेट होता है। EPF पर टैक्स लगाना गलत है। लेकिन हम यहां पर साफ कर दें कि राहुल गांधी ने एक तथ्यात्मक भूल की है। EPF सिर्फ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए होता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए GPF होता है। टैक्स सिर्फ EPF पर लगाने का प्रस्ताव है।
आगे बढ़ेंगे। आधार कार्ड को कानूनी मान्यता देने के लिए सरकार ने आज लोकसभा में मनी बिल पेश किया। कल इस पर लोकसभा में चर्चा होगी। मनी बिल को सिर्फ लोकसभा से पास कराना जरूरी होता है, राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। सरकार की पूरी कोशिश है कि कल इसे लोकसभा से पास करा लिया जाए। सरकार ने कहा है कि इसमें सुरक्षा और निजता का पूरा ध्यान रखा गया है। Section 9, this Aadhaar number will not confer any citizenship. There is a categorical declaration in the bill. Section 28, security and confidentiality of information of the information has been squarely addressed, and therefore the grounds of privacy on which it was challenged has already been addressed in this particular bill. All that the bill says is, if you want the benefit of a government subsidy, the government can ask you to produce an Aadhaar number. आधार के पहले मिशन डायरेक्टर ऑफ आर.एस. शर्मा का कहना है कि आधार देश के लिए बहुत उपयोगी है। उनके मुताबिक आधार के इस्तेमाल से सालाना 50,000 करोड़ की सब्सिडी लीकेज को रोका जा सकता है। उनसे एक्सक्लूसिव बात की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। बहुत सारे जो सब्सिडी सिस्टम्स हैं जिसमें लोग मल्टीपल नामों से फायदा उसका उठा लेते हैं, वो रुक जाएगा, वो बहुत बड़ा लीकेज रुक जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर हम 10% भी लीकेज मान के चलें योजनाओं में, इसकी वजह से घोस्ट और डुप्लीकेट की वजह से होता है, तो उसका भी करीब 5 लाख करोड़ रुपया सालाना राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार मिलकर के इंडिविजुअल सब्सिडीज दी जाती हैं, उसका 10% करीब 50,000 करोड़ होता है। तो आप सोचिए कि इतनी संभावनाएं हैं। कल फिल्म जय गंगाजल रिलीज हो रही है। इससे पहले CNBC आवाज से खास बातचीत में फिल्म के निर्देशक और कलाकार प्रकाश झा ने देश की सामाजिक और राजनीतिक हालत के बारे में बड़ी बेबाक राय दी। लैंड रिफॉर्म इस देश में आज से नहीं, किसान आंदोलन अगर आपको याद हो जो हमने बिहार में ही शुरू किया था, वहां से चल रहा है। और जमींदारी अबॉलिशन, लैंड रिफॉर्म, ये सारी चीजें होती चली गई। लेकिन आज भी, और आज छोटी लैंड होल्डिंग है, बड़ी लैंड होल्डिंग है, जमीन का मुद्दा अपने देश में बड़ा इमोशनल मुद्दा है। प्रकाश झा ने देश और समाज की व्यवस्था के बारे में और क्या कहा, जानने के लिए देखिए पूरी बातचीत आज रात 10:27 पर। देश को चाहिए गंगाजल, सिर्फ CNBC आवाज पर। अब आप बाइक राइड के लिए भी ओला और उबर का सहारा ले सकते हैं। दोनों ने ही बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवा लॉन्च कर दी है। ओला ने बाइक टैक्सी और उबर ने उबर मोटो नाम से नई सेवा शुरू की है। ओला ने इसके लिए न्यूनतम किराया 30 रुपए रखा है, वहीं 2 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से ओला की बाइक सर्विस का लुत्फ आप ले सकते हैं। उबर ने इसके लिए बेस प्राइस 15 रुपए रखा है। ऐप के जरिए आप इन सेवाओं को हासिल कर सकते हैं। और आवाज एट 9 में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद 20 दिन बाद कन्हैया की जेल से आजादी के बाद जोरदार मना जश्न। पूरा अपडेट आगे। सरकार ने काले धन पर कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार का कहना है कि अगर काले धन के साथ कोई रंगे हाथ पकड़ा गया तो 90% टैक्स पेनल्टी के तौर पर देना होगा। बता दें कि सरकार ने काले धन के खुलासे के लिए जून से सितंबर तक की समय सीमा तय की है। इन 4 महीनों के अंदर काला धन घोषित करने पर सिर्फ 30% टैक्स और 15% की पेनल्टी है। अगर तब भी गैरकानूनी धन का खुलासा नहीं किया गया तो 7 साल की जेल भी हो सकती है और टैक्स भी 2 गुना भरना होगा। गुड़गांव में कल से बैंकों का ज्ञान संगम शुरू हो रहा है। पिछली बार हुए ज्ञान संगम में प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जिसमें बैंकों में बदलाव के लिए बड़े फैसले लिए गए थे। इस बार ज्ञान संगम में क्या होने वाला है, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, इस बार के ज्ञान संगम में क्या अलग होगा, क्या खास होगा? इस बार के बैठक का जहां तक सवाल है, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 5 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। पिछली बार भी 6 वर्किंग ग्रुप बने थे और फिर अलग अलग मुद्दों पर इन वर्किंग ग्रुप्स ने, जिसमें तमाम बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के CEOs, चेयरमैन, MD वगैरह शामिल होते हैं, वो वित्त मंत्री को प्रेजेंटेशन देंगे शनिवार के दिन। इस बार के ज्ञान संगम के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बैंकों के आपस में विलय पर काफी हद तक जोर दिया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। बजट में भी वित्त मंत्री ने कहा था कि वो एक रोड मैप पेश करेंगे सरकारी बैंकों के आपस में विलय का, और सरकार दरअसल ये चाहती है कि बैंक खुद फैसला लें आपस में और वो केवल सरकार को जानकारी दें, फैसिलिटेटर के तौर पे सरकार को सामने लाएं
तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो पाते हैं। खासतौर पे जो एजेंडा हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक जनधन योजना पर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर खासतौर पे विचार किया जाएगा। जी, शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार जमानत पर जेल से बाहर निकल गया है। उसे तिहाड़ से सीधे जेएनयू लाया गया। कैंपस में कन्हैया का शानदार स्वागत किया गया। कन्हैया को अभी 6 महीने के लिए जमानत मिली है। कन्हैया जहां भी जाएगा उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस रहेगी। कन्हैया की रिहाई की खबर मिलने के बाद ही उसके गांव बिहार के बिहट में जश्न में लोग डूब गए। छोटे छोटे बच्चे झूमकर कन्हैया की रिहाई पर जश्न मनाने लगे। कन्हैया के माता पिता ने बेटे के जेल से बाहर आने के बाद राहत की सांस ली, लेकिन ये भी कहा कि अभी लड़ाई बाकी है। राजनाथ की इस्तीफा मांगा जाए उनको। आजादी तो अभी कंप्लीट नहीं मिला है, 6 महीना का अंतरिम जमानत मिला है। उसको तो मतलब क्लीन चिट देना चाहिए था, कोई ऐसी चार्ज नहीं बनता है उस पर। तो साजिश के तहत उसको फंसाया है। हमारी पहली जीत हुई है, आगे की लड़ाई अभी बाकी है। काफी चर्चा में रही भारतीय स्टार्टअप्स एक के बाद एक कर्मचारियों की छटनी कर रही है। जोमेटो, फूड पैंडा के बाद पेपर फ्राई ने अपने गुड़गांव और भिवंडी के वेयर हाउस में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ में से 150 लोगों को निकाल दिया है। कंपनी ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा कर्मचारी रखे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हम और बात करेंगे हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, क्या हुआ है पेपर फ्राई में और छटनी की खास वजह क्या है? अब की बारी छटनी के लिहाज से पेपर फ्राई ने लगभग 150 कर्मचारियों को निकाला है। सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं जो इनके गुड़गांव और भिवंडी वेयर हाउसेज में काम करते हैं। कंपनी के फाउंडर आशीष शाह से मेरी काफी लंबी बातचीत हुई और उन्होंने ये समझाया कि कंपनी अब ऑटोमेशन पर ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि इनके वेयर हाउसेज की संख्या या फिर जो एरिया है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ह्यूमन लेबर यहाँ पर इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और कंपनी ने बड़ी बड़ी मशीनें लाई हैं, ग्रे ऑरेंज रोबोटिक्स की मशीनें लाई हैं, ताकि उनका जो प्रोसेसिंग हो वो जल्द से जल्द हो और आसानी से होता हुआ दिखाई दे। तो कंपनी कह रही है ऑटोमेशन के लिए उन्होंने फिलहाल ये छटनी की है और वैसे भी इन कर्मचारियों को 15 दिन के नोटिस पर ही रखा जाता है। हालांकि ये कंपनी ने जरूर कहा है कि भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, इनको वो रिक्वायर्ड सेवरेंस पैकेज जरूर दिया जाएगा। शुक्रिया हर्षदा। कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए होंडा ने अमेज को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। नई होंडा अमेज की कीमत 5.5 लाख से करीब 8.25 लाख रुपए के बीच है। नई अमेज में कॉस्मेटिक बदलाव के साथ कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। फ्रंट लुक पूरी तरह से नए डिजाइन में आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने अपना बजट टैबलेट Redmi Note 3 आज लॉन्च कर दिया है। Xiaomi का पहला सनलाइट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है जिसकी स्क्रीन पर धूप में भी सब कुछ दिखाई दे सकता है। फोन को 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, एक 16 GB स्टोरेज और 2 GB रैम वाला और दूसरा 32 GB स्टोरेज के साथ 3 GB रैम वाला फोन। पहले की कीमत 9,999 जबकि दूसरे फोन की कीमत है 11,999 रुपए। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।